बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देती, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पेट में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार,
जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, परत दर परत पड़ताल। लगातार आपके ओर से हुआ, एन मौके पर आपने ट्राई किया। आरोप जो है अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रास्ता रोको अभियान के दौरान एमएनएस सुप्रीमो को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज ठाकरे समेत 5 विधायकों को लिया गया हिरासत में। आईपीएल 7 के लिए बिक गए धुरंधर। स्पीड क्रिकेट के खेल में युवराज ने सबको पछाड़ा। 14 क्रिकेट की कीमत पे बेंगलोर ने खरीदा। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 500 से भी ज्यादा खिलाड़ियों की लगी बोली। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे आज पेश करेंगे अंतरिम रेल बजट। किराया बढ़ाने के आसार नहीं, नई ट्रेनों की घोषणा संभव। कांग्रेस ने किया चुनाव प्रचार समिति का ऐलान। 50 सदस्यों की टीम की अगुवाई करेगी सोनिया गांधी। राहुल होंगे कमेटी के उपाध्यक्ष। और लाख कोशिशों के बावजूद नहीं रुक रहा बाल मजदूरी का ग्रहण। जयपुर पुलिस ने चूड़ी फैक्ट्री में छापेमारी कराया। 25 बाल मजदूरों को मुक्त। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना लोहट और बात कर लेते हैं अंतरिम रेल बजट की। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे आज संसद में रेल बजट पेश करने वाले हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाने वाला ये बजट अंतरिम है। रेल बजट के पूरी तरह से लोक लुभावन होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। रेल मंत्री इस बजट में वादों का पिटारा खोलेंगे, क्योंकि 2009 के अंतरिम रेल बजट में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ ऐसा ही किया था। चुनावी साल में 12 सिलेंडरों से लेकर आईएएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त मौकों की घोषणा कर चुकी है केंद्र सरकार के पास। इस अंतरिम रेल बजट को भी चुनावी बनाने का पूरा मौका है। यूपीए 2 के शासनकाल में रेल मंत्रालय ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और 6 मंत्रियों की देखरेख में काम किया गया है। और इस बीच राजस्व की कमी के चलते भी किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बजट में रेल मंत्री जनता को खुश करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, आज
अंतरिम रेल बजट पेश होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसे पेश करेंगे और खुश करने की कोशिश होगी जनता को। और फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ है यूपी के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी आसिफ झा। आसिफ जी, स्वागत है आपका चैनल 1 में। आज के दिन को कितना महत्वपूर्ण कहा जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे आज रेल बजट पेश करने जा रहे हैं, इसे कितना ज्यादा लोक लुभावन माना जा सकता है? देखिए, क्योंकि अभी ये इंटरिम बजट है और इलेक्शन अभी ड्यू है जी, तो इसलिए इसमें जो है पैसेंजर को ध्यान रखते हुए कोई ऐसा दबाव उस पर नहीं डाला जाएगा। मुझे लगता है कि किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, कुछ नई स्कीमें अनाउंस होंगी, पैसेंजर की लिए नई नई चीजें, प्लेटफॉर्म पर जो सुविधाएं वो बढ़ाई जाएंगी, ट्रेन में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। कुछ महिलाओं के लिए भी मुझे लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सी चीजें दी जाएंगी। नई ट्रेनों का अनाउंसमेंट होगा, जहाँ पे नई ट्रेनें ऐसी जगह पे जहाँ पे जो अभी पिछली बार अभी 8-9 साल में कुछ एक लिमिटेड एरियाज से मंत्री रहे हैं जी, तो उसकी वजह से कुछ एक जगह फोकस ज्यादा रहा है। तो अब मुझे लगता है खड़गे जी और भी जगह का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन आसिफ जी, जिस तरह से किराए की बढ़ोतरी से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर लोक लुभावन है तो उसमें बढ़ोतरी के आसार कम ही नजर आते हैं, लेकिन अगर कहा जाए जिस तरह से राजस्व में बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिला है, 25,000 करोड़ का आयरन की जो माल ढोने में देखने को मिला है घाटा, उसके चलते क्या फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस पर गौर फरमाया जाए रेल मंत्री के जरिए? देखिए, जो गुड्स ट्रेन और इन सब का मामला है उसको एक अलग तरीके से उसको टेकअप करेंगे। शायद हो सकता है कि जो माल धावक ट्रेन है उनमें कुछ ना कुछ चीजों के चेंजेस हो सकता है कुछ चीजें जो है ऐसी की जाए जिससे जो है पैसा जनरेट हो, वो एक अलग चीज है। उसके लिए पैसेंजर पे लोड डालने का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चीज होगी कि जिससे जो है ये रेलवे यूजर को जो है कोई तकलीफ हो। उसके लिए मेरे ख्याल में कुछ अच्छी चीजें ही अनाउंस होंगी। बिल्कुल, लेकिन आशिफ जी, अगर बात कही जाए, नई ट्रेनों की बात कही जाए और जिस तरह से अगर 2009 की अगर बात कही जाए, पूर्व रेल मंत्री अगर लालू प्रसाद यादव जिस तरह से कहते नजर आए थे कि बेशक से हमें घाटा झेलना पड़े, लेकिन घाटा कभी उनके हिसाब से नहीं हुआ, जिस तरह के आंकड़े उन्होंने पेश किए थे उस वक्त, और 2009 में उन्होंने तमाम चीजें अपनी बातों को कहते हुए रख दी थी कि आखिरकार हम इतना फायदा रखेंगे लेकिन जनता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं आएगा। क्या इस बार देखने को मिल सकता है यूपीए शासन जो दूसरा काल चल रहा है फिलहाल, और इसके अंतर्गत किस तरह की स्थिति नजर आ सकती है? क्या माना जाएगा? क्या यहाँ पर लोगों को लुभाने की कोशिश होगी या फिर कुछ और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कही जाएगी? देखिए, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। लालू जी ने पैसेंजर ट्रेन के थ्रू काफी इंप्रूवमेंट किया था, उसके बाद भी बहुत सी चीजें इंप्रूव की गई। उन्होंने ये किया था कि भाई जब माल गुड्स ट्रेन एक जगह जाएंगी, वहां से जब लौट के आएंगी तो अगर माल उस वक्त उन पर लोड किया जाएगा तो कम किराया उसका वो चार्ज होगा, कम उस पर जो है फ्रेट लगेगा। तो उस हिसाब से उससे काफी फायदा हुआ था। इसी तरीके की चीजें जो है और भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। खड़गे जी और भी चीजें अनाउंस कर सकते हैं जिससे पैसेंजर पे कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसेंजर पे लोड आएगा। और ये जो गुड्स ट्रेन है उसका एक अलग तरीके से कंसिडरेशन होगा किस तरीके से किया जाए। नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए लाइनें भी बिछाई जा रही है ताकि ये हो कि भाई जिसकी वजह से जो है पैसेंजर ट्रेनों में देरी होती है और उसके बाद कई जगह आप जैसे देखते हैं जो दिल्ली से करीब स्टेशन है, सपोज ये मेरठ से लोकल ट्रेन आती है, अलीगढ़ से आती है और बहुत सी जगह से आती है, ऐसे कलकत्ता, मुंबई, सब जगह जहाँ लोकल पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनके लिए कई जगह अब अलीगढ़ से एक नई लाइन डेडिकेट कर दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर कहा जाए जिस तरह से आंकड़े पेश हुए थे और अगर बात कही जाए रेल दुर्घटनाओं की, तो रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जिस तरह से अगर विचार विमर्श रखा जाता है सदन में और उस पर साफ तौर पे खड़े किए जाते हैं सवाल कि आखिरकार इतने से इतने सालों में इतने ज्यादा टेक्निकली जो फॉल्ट आए हैं, उन टेक्निकली फॉल्ट को किस तरह से ठीक किया जाएगा? क्या इसको लेकर जवाब दिया जाएगा रेल मंत्री के जरिए? नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे रेल दुर्घटनाओं का जी 10 साल, 15 साल से या 20 साल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक, अगर आम जनता उसको एसेस करेगी तो ये अंदाजा होगा कहीं ना कहीं कमी आई है। अब दुर्घटनाएं तो देखिए, अभी फ्रांस में एक ट्रेन में हो गई तो वहां तो हर तरीके से आप ये मानते हैं कि पूरा प्रॉपर सिस्टम है और हर तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो जब वहां दुर्घटना हो गई तो हम लोग उसको, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, और उसके बाद हम इसमें जो है इतना कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत है। और अभी कई चीजें और इम्प्लीमेंट की गई हैं जिसकी वजह से जो है
कोलिजन जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वो और लाइनों पे इम्प्लीमेंट होगा, कुछ मेन लाइनों पे अभी किया गया है और उसके फायदे भी देखने को मिले। तो मुझे लगता है दुर्घटनाएं और कम होंगी और आगे आने वाले वक्त में जो है मुझे लगता है कि सेफ्टी जो है बहुत बड़ा कंसर्न है और उसको खास दीजिए ध्यान में रखें। आशिफ, लेकिन जिस तरह से पवन बंसल के जाने के बाद ये पदभार मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया था, क्या माना जाए फिलहाल सोच समझकर तमाम चीजों को अपनी सरकार के अंतर्गत जिस तरह सरकार सोच रही है फिलहाल कि लोगों को अपने साथ रखा जाए, जनता के फायदे को भी सोचकर रखा जाए, क्या इस अंतरिम बजट के जरिए इन तमाम चीजों को भी ख्याल में रखा जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से वो तमाम चीजों को सोचकर रखेंगे कि आखिरकार क्या चीज फेवर में है और क्या चीज नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खड़गे जी ने श्रम मंत्रालय बहुत अच्छी तरह चलाया, एक्सपीरियंस आदमी है, तो सीनियर पॉलिटिशियन है और अच्छी तरीके से उन्होंने वो मिनिस्ट्री चलाई और इस मिनिस्ट्री को भी उन्होंने कम टाइम में बड़ी अच्छी तरीके से समझा है। क्योंकि मैं खुद यूजर कंसल्टेटिव कमेटी में हूँ तो मैं खुद देखता हूँ कि पैसेंजर की कंसर्न है रेल मंत्रालय का कि किस तरीके से उसके लिए बेहतर किया जाए, एक्सीडेंट कम हो और प्रिवेंशन, फायर से लेके फायर प्रिवेंशन, इस तरीके बहुत सी चीजें जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ये अब मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में जो है और बेहतर करेंगे और अभी जो भी अनाउंस होगा मुझे लगता है कि उसको जो है कहीं ना कहीं पैसेंजर को और यूजर को बहुत बेनिफिट होने वाला है हर तरीके से। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है और पैसेंजर्स के लेकर ही, जनता को लेकर ही फिलहाल सोच समझ के काम किया जा रहा है इन तमाम चीजों के तहत। इसीलिए शायद माना जा सकता है कि आज का जो रेल बजट होगा वो लोक लुभावन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल अंतरिम रेल बजट पेश होना है आज के दिन। मल्लिकार्जुन किस तरह अपना पिटारा खोलते हैं, क्या कुछ जनता के पक्ष में रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। जी हाँ, आज अंतरिम रेल बजट पेश होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री आज इसे पेश करेंगे और इस पर तमाम तरह से चर्चा की जाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जो बजट है ये लोक लुभावन हो सकता है। कई नई ट्रेनों की सौगात दी जा सकती है तमाम राज्यों को और यहां तक कि रेलवे में नौकरी तक का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अगर बढ़ोतरी की बात कही जाए, किराए में बढ़ोतरी की बात कही जाए, तो जनता पर ज्यादा भार नहीं डाला जाएगा। ये तमाम चीजें मानी जा सकती हैं। फिलहाल इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व आईएएस एसके वर्मा जी। स्वागत है आपका एसके जी। और फिलहाल जिस तरह से आज का दिन जितना ज्यादा अहम कहा जा सकता है शायद यूपीए के लिए, उतना ही ज्यादा जनता के लिए भी अहम है। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? मल्लिकार्जुन खड़गे से किस तरह की उम्मीदें हो सकती हैं? देखिए, ये अंतरिम बजट है और इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन पास आ रहे हैं लोकसभा के जी। ये विशेष रूप से मेरा ये मानना है कि खड़गे साहब इसको लोक लुभावन ही रूप में प्रस्तुत करेंगे। माल भाड़े से लेके किराए में कोई वृद्धि मेरे हिसाब से संभावित नहीं है। और वैसे भी रेलवे एक सर्विस सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों को सुविधा देने के साथ साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है पूरे देश में और वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा सिस्टम हम लोगों के पास है। नए बजट में जो अंतरिम बजट आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मैं परिवर्तन की बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं कर रहा हूँ और इसमें नई ट्रेनें जरूर संचालित की जा सकेंगी। नई ट्रेनों को संचालित करने में केवल आपको टाइम
मैनेजमेंट की ही बात करनी होती है। ट्रैक्स हमारे पास उपलब्ध है, नए ट्रैक्स कोई अभी नई रेल लाइन की कोई परियोजना शायद इस बजट में प्रस्तावित नहीं होनी चाहिए। केवल पुराने ही रूट्स पर नई ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जा सकता है जी। और ये बजट जहां मतलब सुविधा प्रदान करने के लिए भी एक प्रयास होगा, वहीं साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी किराए में या माल किराए में कोई वृद्धि इस बजट में संभावित नहीं है। कुछ पायनियर या प्रीमियर क्लास की ट्रेन चलाने का जरूर जी। मैंने कुछ पेपर्स में पढ़ा था कि कुछ प्रीमियर ट्रेनें, नई ट्रेनें इसमें लगाई जाएंगी और वो प्रीमियर ट्रेनें भी लाभ का माध्यम नहीं होंगी, बहुत ज्यादा लाभ उनसे शायद ना हो, या जो लाभ वो संचित करेंगी उसको हम सब्सिडी में, जो लोअर क्लास के यात्री हैं उनको सब्सिडी में प्रदान करने का ही प्रयास होगा। और ये बजट घाटे का बजट तो नहीं होगा, लेकिन लोक लुभावन जरूर होगा। हम अपनी उनको और ज्यादा संयोजित करके और ज्यादा समय प्रबंधन के साथ और एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए रेल को एक नया आयाम देने का प्रयास इस बजट में होगा। बिल्कुल, लेकिन एफिशिएंसी की अगर बात कही जाए, अगर एफिशिएंसी को ही ध्यान में रखा जाएगा तो जिस तरह से तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, राजस्व में घाटा देखने को मिल रहा है। अगर आयरन के बाल ढुलाई की अगर बात कही जाए, इसके चलते भी रेलवे को 25,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। अगर किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाती है, तमाम तरह से अगर इस पर नहीं सोचा जाता है और किसी तरह का अगर जनता पर भार डालने के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं सोचते हैं, फिलहाल इस घाटे से किस तरह से उभरती है रेलवे? क्या कुछ आंकड़े फिलहाल इस पर सोचे जाएंगे? मेरे हिसाब से देखिए, जो भी बजट बनाया जाता है वो अपनी आय और खर्चों को सामंजस्य रखते हुए बनाया जाता है। अगर गवर्नमेंट रेल को किसी भी अव्यय की सप्लाई में या माल भाड़े में वृद्धि न करने के कारण हो रहे नुकसान को या तो सब्सिडी के रूप में प्रतिपादित करे या रेलवे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाकर ही, और किराए में अगर वृद्धि करेंगे इस समय तो वो लोक लुभावन नहीं रह जाएगा और राजनीति वोटों की होती है। और इस समय कोई भी बर्डन मेरे ख्याल से पब्लिक पर रेल मंत्री नहीं डालेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे। जो भी घाटा है उसको या तो सब्सिडी के माध्यम से भरने का प्रयास किया जाएगा या अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाकर उस घाटे को कम करने का प्रयास रेल मंत्री करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमलकांत गौरी जी। कमलकांत जी, आपकी तरफ से प्रतिक्रिया चाहेंगे, आज के बजट से मल्लिकार्जुन खड़गे से किस तरह की उम्मीदों को रखा जा सकता है जनता की तरफ से? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये अंतरिम बजट है जी। अंतरिम बजट में ये माना जाता है कि अंतरिम बजट उसी को कहते हैं कि जिसमें सरकार कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती है जी। और किराया बढ़ाना भी एक तरह का पॉलिसी डिसीजन है, तो पॉलिसी डिसीजन तो नहीं होने हैं। फिर भी ये एक हाइप होता है, थोड़ा मीडिया का हाइप हो गया है कि ये एक तरह से बजट जो पेश किया जा रहा है, अंतरिम बजट को भी इस तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट इसीलिए होता है कि जो खर्चे सरकार को करने हैं वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही किए जा सकते हैं, और पार्लियामेंट की मंजूरी मिलेगी उसमें कोई भी पॉलिसी डिसीजन इस बजट में या जनरल बजट में नहीं होता है। लेकिन मैं एक जनरल इशू उठाना चाहूंगा इसमें कि जो रेलवे बजट को अलग से दिखाने की या पेश करने की परंपरा है, ये जो शुरू की गई बहुत पहले अंग्रेजों के द्वारा, उस समय ट्रांसपोर्टेशन के इतने सिस्टम नहीं थे। लोग बहुत ही जो घोड़ा गाड़ी और उस तरह के सिस्टम होते थे, जो मॉडर्न सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के थे वो नहीं थे, जैसे रेल बहुत ज्यादा नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय में ये किया गया होगा कि लोगों को अवेयर किया जाए अलग से कि ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या सिस्टम आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो रेल बजट है वो एक तरह से रेल मंत्री का अलग एक बजट हो गया है, और उसमें सरकार ना होकर रेल मंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हो गए हैं, और उसकी वजह से जो रेलवे पिछड़ रही है वो उसकी वजह से पिछड़ रही है। तो मुझे लगता है कि रेलवे को जो अलग से पेश करने की परंपरा है, सरकार को इसको बंद करना चाहिए और ये जनरल बजट का हिस्सा होना चाहिए। ऐसी मांगे पहले भी उठती रही हैं, लेकिन अब इस पर सीरियस एक विचार होना चाहिए, ताकि क्योंकि अब कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं और मेन जो मंत्रालय हैं 4
प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये 5 मंत्रालयों के बाद जो छठी सबसे सॉर्ट आउट मिनिस्ट्री है वो है रेलवे। और वहां पर जो भी एक कोलिशन पार्टनर होते हैं वो उसकी डिमांड करते हैं और उसके माध्यम से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले 8-10 साल से जब से कोलिशन गवर्नमेंट बनी है यही चल रहा है और रेलवे उसमें बुरी तरह से पिछड़ रहा है। तो समय के बदलाव को देखते हुए इसे जनरल बजट का हिस्सा होना चाहिए। उसकी प्राइसिंग जो है वो ओनी पोनी ना हो, क्योंकि प्राइसिंग में भी हम आजकल देख रहे हैं कि प्राइसिंग भी एक तरह का करप्शन का अड्डा हो गया है। जैसे हम गैस प्राइसेस में देख रहे हैं, हाल फिलहाल में वो मामला उठा, केजरीवाल ने कल उठाया, बड़े जोर से उठा वो मामला कि प्राइसिंग अपने आप में, और उस पर जो लॉजिक दिए जा रहे हैं वो अजीब है, लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है। तो प्राइसिंग जो है वो एक जेन्युइन हो, कंज्यूमर फ्रेंडली भी हो और जो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन है और उसके लिए भी हो, एक ऐसा बीच का रास्ता हो, क्योंकि रेलवे एक ऐसा माध्यम है जिससे जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी ट्रैवलिंग में पर्टिकुलरली, और जो दूरगामी रेलवे है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है और जो एक गरीब तबका है, ये दोनों को मेजरली इफेक्ट करती है। लॉन्ग टर्म में हमारे पास जो है एयर ट्रैवलिंग जो है वो इतनी सस्ती नहीं है कि इंडिया अभी इतना अमीर नहीं हुआ है कि एयर ट्रैवलिंग ज्यादा जोर दिया जा सके, और इसके लिए रेलवे ही चाहिए क्योंकि उसका एक रिजनेबल कॉस्ट है। और जो लोअर तबका है उसके लिए भी मूवमेंट का एक है कि शॉर्ट डिस्टेंस पे भी उनको एक रास्ता मिलता है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट से सस्ता है। तो एक बीच का रास्ता निकालते हुए, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए, इसका जो एक इसमें पॉपुलिज्म का फैक्टर जो है उसको रिमूव करने के लिए जनरल बजट का हिस्सा होना चाहिए। देयर शुड बी अ सीरियस थॉट ऑन इट कि इसको इस तरह से पेश किया जाए। बिल्कुल, इस पर गंभीर विचार की बेहद ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये बेशक से परंपरागत तौर पर देखा जाने लगा है कि इतने वर्षों से लगातार अलग तौर पर हमेशा रेल बजट पेश होता है और साधारण जो बजट है वो अलग तरह से पेश होता है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति को देखा जाए कमलकांत जी, जिस तरह तमाम चीजें देखने को मिली हैं, एकदम से एक के बाद एक जो चीजें हुई हैं, अगर बात कही जाए 2009 की, 2009 में लालू प्रसाद यादव अपने आप को अच्छी तरह से पेश करते आए थे। बजट को जो उन्होंने पेश किया था उन्होंने अपने एक स्टाइल में उसे पेश किया था, तमाम आंकड़ों को अलग अलग तरह से पेश कर रहे थे। वो उस वक्त भी कहते थे कि जनता पर ज्यादा बोझ नहीं होगा, और इसे अगर अंतरिम बजट के रूप में देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग नहीं की जा सकती सरकार के जरिए, तो स्थिति किस तरह से संभाली जाएगी? क्योंकि लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रेलवे के जरिए राजस्व को घाटा हुआ है उसके चलते भी उससे भी निपटने की जरूरत है। क्या ये माना जाए कि जो नई सौगातें होंगी वो कहीं ना कहीं दूसरी तरह से अपने फेवर में भी सोचते ली जाएंगी? देखिए, ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है जी कि नई सरकार को आके ये सारी चीजें हैंडल करनी है जी। इस सरकार के 5 बजट पूरे हो चुके हैं। सरकार 5 साल के लिए बनती है, आम अगर भाषा में देखा जाए तो वो 5 बजट ही पेश कर सकती है जी। और ये सरकार 5 बजट पहले ही पिछले साल ही पेश कर चुकी है, 5वां बजट अपना जी। क्योंकि जो पिछली सरकार बनी थी, जब आपके इलेक्शन का समय और बजट का समय जो होता है वो लगभग आसपास है, तो यू आर सपोज टू, आपको ये माना जाता है कि आप एंटरिम बजट ही पेश करेंगे। वाजपेयी जी की सरकार, जो एनडीए की सरकार थी, उसने भी अपना 2004 का बजट पेश नहीं किया था, एंटरिम बजट ही पेश किया गया था, चाहे वो रेलवे हो और चाहे वो जनरल बजट था। नई सरकार ने आके, क्योंकि नई सरकार को हैंडल करना है अगला पूरा 1 साल, और उस पूरे साल के अंदर ये उसका अधिकार है कि वो रेलवे को और जनरल बजट को कैसे पेश करती है, क्या पॉलिसी मेकिंग करती है। इसलिए ये सरकार के, इस सरकार से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि कोई पॉलिसी डिसीजन ले, चाहे वो किराए हो, चाहे वो कोई नई योजनाएं हो, ये उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। वो एक जो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो आप सरकार का ये मोह नहीं, आप ये अंकुश तो है नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है नहीं, एक प्रिंसिपल है, एक मान्यता है जिसको सब राजनीतिक दल मानते हैं। तो ये जो मोह है कि कोई आगे इलेक्शन होने हैं, हम कुछ रहते हुए, सीमाओं में रहते हुए कोई ऐसी चीज कह दें कि लोग हमारी वाहवाही करें। सरकार को देख रहे हैं हम, 15 रुपए कम कर दिया सीएनजी का दाम, साहब ये पहले क्यों नहीं नजर आया? हालांकि उसमें मुझे थोड़ा सा खेल नजर आता है कि रिलायंस को क्योंकि दाम बढ़ाने हैं और सीएनजी के दाम इतने ज्यादा हो जाएंगे, अलग विषय। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के रूप में कोट कर रहा हूं, विषय अलग हो सकता है,
लेकिन जनता से संबंधित है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर सरकार जिस तरह से काम कर रही है या फिर जिस तरह बजट पेश किया जाना है वो कितना ज्यादा जनता के फेवर में नजर आता है, क्योंकि लगातार महंगाई का बोझ जनता पर पड़ा ही है। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार जो 12 बजे अंतरिम रेल बजट पेश होने जा रहा है उसमें क्या कुछ खासियतें होंगी, देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपीए सरकार अंतरिम रेल बजट पेश करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की कोशिश है कि रेल बजट के जरिए मतदाताओं को रिझाएं। इसके लिए सरकार रेल टिकटों की दरें तो नहीं घटाएगी, लेकिन संभावना है कि कई नई ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा हो सकती है। यूपीए सरकार के ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों ने रेल मंत्री से गुजारिश की है कि उनके इलाके में नई ट्रेन दी जाए या वहां अहम ट्रेनों के ठहराव घोषित किए जाएं। चुनाव सिर पर हैं, ये देखकर नेता रेल मंत्रालय पर काफी दबाव बना रहे हैं। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे वो रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों सांसदों को खुश कर सकें। खड़गे उम्र के लिहाज से सबसे वरिष्ठ हैं और इस समय वह एक संतुलन बनाने में लगे हुए हैं। रेल मंत्री की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेलों के परिचालन में खर्चा बढ़ता जा रहा है और रेलवे की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि रेल किराए में कमी की जा सके। आंकड़े बता रहे हैं कि रेलवे की परिचालन लागत अप्रैल-दिसंबर में बजट से 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो चुकी है, यानी उसका घाटा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उसकी कमाई 3,000 करोड़ रुपए घट गई है। रेलवे माल ढुलाई में भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए रेल किराए घटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जनता को खुश करने के लिए रेल मंत्री कई नई रेलगाड़ियों की घोषणा कर सकते हैं। रेल मंत्री कई नई ट्रेनों के विस्तार और ठहराव की भी घोषणा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो अंतरिम बजट पेश होना है 12 बजे, लेकिन सवाल आखिरकार यह है कि जो तमाम तरह का घाटा बताया जा रहा है, बजट जो तय किया गया 5,000 और उसके बाद 3,000 घाटे में चल रही है रेलवे, उसको लेकर किस तरह के आंकड़े पेश किए जाएंगे मल्लिकार्जुन की तरफ से, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं, हम उनके साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना, हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना, हरिद्वार रोड देहरादून।